बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। पहली नज़र अफसोस बड़ी खबर, हादसे की खबर और त्राड़ा वाली पुंछ बफलियाज में दिलदोज हादसे में बारात में शामिल गाड़ी को हादसा पेश आया है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। पूरी तफसील जानेंगे हम, सीधा जमशेद मलिक से हम राजौरी लिए चलते हैं। जमशेद, क्या तफसीलात हैं, कहाँ से हादसा हुआ, कैसे हुआ? जी सनम, ये दिलदोज हादसा तड़ावाली में हुआ है। बफलियाज इलाके में जो एक बारातियों से भरी टाटा सोमो हादसे का शिकार हुई है। ये बारात मेंढर के गुरसाई इलाके से तड़ावाली पहुंची थी, जो वापसी पे आ रही थी। इसमें ये दिलदोज हादसा पेश आया। उस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई और दिगर 4 लोग इसमें जख्मी हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। और जख्मियों को पहले सब जिला अस्पताल सुरनकोट लाया गया, वहां से इस वक्त उनको मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया है। और सनम, मरने वालों की पहचान भी कर दी गई है, जिस तरह गुलाम रूबानी, सन ऑफ अब्दुल करीम आरो, ये सभी के सभी गुरसाई के रहने वाले हैं। मोहम्मद फाजल, मुश्ताक अहमद, फजल अहमद, गुलाम गनई और इसके बाद मोहम्मद अकबर, ये मरने वालों की शिनाख्त हुई है। और इस तरह जख्मी लोगों को पहले सुरनकोट हॉस्पिटल लाया गया था, जहां से उनकी हालत तशवीशनाक देखी जा रही है और उनको इस वक्त मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल कर दिया गया। और अभी तक जो हमारे पास पहली तफसील आई थी, इसमें काफी लोगों की बात कई सामने आई थी, मगर जो अब पूरी तरह तफसील सामने आ रही है, इसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। क्योंकि आज सुबह ही ये बारात जो है मेंढर गुरसाई से तड़ावाली जो मड़ा इलाका है सुरनकोट बफलियाज का, यहाँ गई थी और वापसी पे गाड़ी को हादसा पेश आया। जी सर, ये बारात के साथ गई थी, वापसी पे आते हुए इसको हादसा पेश आया। तो ये रहने वाले कहाँ के लोग थे जिनकी गाड़ी को हादसा पेश आया, कुछ पता चला है? सनम, इनके बारे में जो बताया जा रहा है, तमाम के तमाम मेंढर गुरसाई के रहने वाले हैं। क्योंकि आज सुबह ही ये लोग बारात के साथ गए थे यहाँ से, और उस वक्त के बाद ये शाम थोड़ी देर पहले ये हादसा पेश आया। जिस तरह पहले तफसील आई है कि इसमें जो जितने मरने वाले लोग हैं या जख्मी लोग हैं, सभी के सभी मेंढर गुरसाई इलाके से ही ताल्लुक रखते हैं, जिनकी शनाख्त भी हो चुकी है। और जख्मी को राजौरी मेडिकल कॉलेज भी भेज दिया गया है। दूर दराज का पहाड़ी इलाका। जमशेद, मैं त्राड़ा वाली का आपने नाम बताया, जिस जगह पे हादसा पेश आया, ये मुगल रोड पे है? क्योंकि बफलियाज का इलाका जो है मुगल रोड के आसपास का इलाका है। तो क्या ये मुगल रोड पे है या कहीं आसपास की जो छोटी छोटी सड़कें हैं वहां का रास्ता है? सनम, बिल्कुल ये मुगल रोड से बिल्कुल अलग रास्ता बफलियाज से ही होके निकलता है। बिल्कुल बफलियाज के बीचों बीच होके निकलता है ये रास्ता मड़ा की तरफ, जहां ये हादसा पेश आया। ये मुगल रोड पे नहीं बल्कि थोड़ी दूर है उससे, ये गांव है एक, इस गांव में हादसा पेश आया। और यहाँ के बारे में जो बताया जा रहा है कि यहाँ की जो सड़क है वो सिंगल सड़क थी। हादसा किस कारण पेश आया, अभी तक इसकी पूरी तफसील सामने नहीं आ सकी है, मगर दिलदोज हादसे में 6 लोगों ने जरूर अपनी जान गंवाई है। और बहुत शुक्रिया जमशेद। चलते चलते मुझे बताइए, जख्मी को कहाँ पे रखा गया है, उनकी कंडीशन क्या बताई जाती है? सर, जख्मियों को पहले सब जिला अस्पताल सुरनकोट में लाया गया था, जहां उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। मतलब जिस तरह ये अभी तक वहां से मेडिकल अफसर की तरफ से जो बात बताई जा रही है, इनकी हालत उसके बावजूद भी इनको मजीद जो तिबी सहूलियात के लिए मेडिकल कॉलेज राजौरी के लिए मुंतकिल कर दिया गया। थोड़ी देर पहले इन लोगों को सुरनकोट से मेंढर के लिए मुंतकिल किया गया और थोड़ी देर बाद ये लोग राजौरी में भी पहुंच जाएंगे। मगर जो हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है उसमें यह कहा गया कि जख्मी की हालत बेहतर बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया, बेहतर बताई जा रही है। जमशेद मलिक बता रहे थे बेहतर तबीयत बताई जा रही है। तस्वीर हादसे की, इस हादसे में 6 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। 10 लोग जो हैं कुल मिला के इस गाड़ी में थे, 4 जख्मी हैं। उन्हें राजौरी मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। पहले सुरनकोट के अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तहकीकात हो जाएंगी। पिछली बार भी हादसा हुआ था, उसमें भी पुलिस ने मामला दर्ज किया था, तब भी तहकीकात का हुआ था। लेकिन हादसे कम नहीं हुए, ये हादसे होते रहते हैं, तहकीकात होती रहती हैं। इन आखिर ये हादसे कैसे कम हो गए, कैसे ये हादसों का सिलसिला रुकेगा, ये एक अलमिया है। क्योंकि आज की तारीख में भी जब हादसों से मौत जम्मू कश्मीर में नाम मिलिटेंसी का लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमवात जो है वो हादसों से होती हैं। 2 दिन पहले ही जमशेद ने, मुझे याद है, बताया था कि उनके इस इलाके में हादसा हुआ था। हमने स्पेशली उस पर रिपोर्ट दिखाई थी। 2 या 3 दिन पहले की बात है। आज एक और हादसा, और इसमें बारात में खुशी का आलम था और खुशी का आलम मातम पुरसा हो गया, मातम कना हो गया। ये मातम जम्मू के बफलियाज के इलाके में, लेकिन मातम इधर भी है। कल रात को हमने आपको बताया था कि शहर खास में आग की वारदात, 1 दर्जन के करीब
दुकानों को नुकसान हुआ आग की इस वारदात से। आज 24 घंटे के अंदर अंदर एक और वाक़ा पेश आता है और ये नूरबाग के इलाके में आग का वाक़ा पेश आता है और आग की इस होलनाक वारदात में 2 दर्जन रिहायशी मकान खाकस्तर हुए हैं। यह आग तकरीबन रात के 2 बजे लगी और इस आग में जहां मकानों को नुकसान हुआ वहीं फायर सर्विस के एक एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। यह आग दौरान शब लगी। यहां फायर एंड इमरजेंसी सर्विस पहुंचा कई गाड़ियों को लेके, लगभग 1 दर्जन के करीब गाड़ियों को लेके, लेकिन आग भयानक थी और इस आग पे काबू पाने में बहुत ज़्यादा वक्त भी लगा। 22 रिहायशी मकानात और एक टीन शेड को यहाँ नुकसान पहुँचा। और आपको बताएं कि इस इलाका गुंजान आबादी वाला इलाका है। एक एक मकान में 2-2, 3-3 फैमिलीज रहती हैं और यहाँ पे यूँ कहें तो बड़ी तादाद में बड़े घरानों का यूँ कुल मिला के 22 मकानात में बताया जाता है कि 33 कुंबे या ख़ानदान मुकीम थे और अब वो छत से महरूम हो गए हैं। इस आग में इब्तदाई तौर पे बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से, बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और जहां जहां इन दिनों आग की वारदात हुई है उस इलाके के लोगों ने हमें अक्सर बताया है कि वो कई सालों से सरकार से उनके इलाकों में फायर स्टेशन कायम करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं किया गया। और यहाँ पर भी बताया जाता था कि अगर फायर सर्विस इलाके में होता, फायर स्टेशन होता तो इतना भयानक आग का मंजर नहीं होता। और अक्सर जगहों से जिस तरह हमने बताया कि अक्सर खबर आती है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट की वजह है, लेकिन ज़रा शॉर्ट सर्किट का तमाशा भी देखें। शहर श्रीनगर में आप जहां पे भी नज़र डालें, ख़ास तौर पे शहर ख़ास में, तो एक एक बिजली के खंबे से 30-30 तारें बिजली की या 30-30 कनेक्शन निकाले गए हैं। इसी एक खंबे से जो केबल की तार भी गुजरती है, उसी खंबे से फाइबर की तार भी गुजरती है, ऊपर से HT लाइन भी गुजरती है और उसके नीचे से LT भी होती है और फिर घरों को जाने वाली 20 से 30 तारों का एक जमगड्ढा होता है। तो फिर इन तारों से शॉर्ट सर्किट ना होगा तो और क्या होगा। सरकार अक्सर कहती है कि जवाबदेही है, शफाफियत है। खुदारा हमें कोई समझाए क्या ये शफाफियत है या शफाफियत यहाँ सिर्फ मुलाजमीन को बरतरफ करने के साथ है या कोई और मामला है। पिछले दिनों सरकार ने ऐलान किया था कि 12,000 के बिजली डिलीवरीजरों को मुस्तकिल किया जा रहा है और वाकई में अगर सरकार ने उन्हें डिलीवर करते, उनको परमिट करते हुए उनके हाथ में वो ऑर्डर थमा दिया होता तो आज कम से कम ये बिजली का जमघटा, तारों का जमघटा शहर के खंभों पर, शहर खास के खंभों पे नहीं होता। शायद वो मुलाजिम निकले होते, उन्होंने वो बिजली की HT लाइन भी ठीक की होती, उसमें भी जो पेच हैं वो टाइट किए होते और कुछ सुधार तो लाया होता। यहाँ लोग भी दूध के धुले नहीं हैं। हीटर लगाएं तो चालू ही रखते हैं, बॉयलर लगाएं तो 24 घंटे चलता है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ ये कमजोरी है कि यहाँ कानून तो बनाए गए हैं लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं होता है। वरना अगर उन पे अमल दरामद होता तो फिर ये हाल, ये तस्वीर शहर श्रीनगर की नहीं होती, जिन्हें देखने के बाद हमें अफसोस होता है। ये अलमिया है इस रियासत का, इस इलाके का, इस यूटी जम्मू कश्मीर का एक अलमिया। और इस अलमिया के पस मंजर में हम सवाल पूछ रहे हैं। उम्मीद है सरकार जवाब देगी कि बिजली के एक एक तार से एक एक खंबे से 30-30 तारें बिजली की कैसे गुजर पाती हैं। और अब जरा दूसरे पहलू पे चलते हैं और दूसरा पहलू आपको नाज़रीन बताते चले। सोशल मीडिया पे आपने वो वीडियो देखा होगा और उस वीडियो में एक शख्स जिसका नाम संदीप मावा बताया जाता है और जिसके बारे में बताया गया है कि वो रिकॉन्साइल फ्रंट के साथ जुड़ा हुआ है। संदीप मावा यहाँ की सियासी शख्सियात जिनमें मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और नासिर असलम वानी पर की किरदार कशी भी करते हैं। और संदीप मावा उसके बाद श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरे पर भी बैठे। साहब जाहिर है कश्मीर फाइल्स के मामले को लेके संदीप मावा ये सब कुछ बता रहे थे, लेकिन उसके बाद संदीप मावा ने आज श्रीनगर में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा खुलासा किया। जो भी उसने सोशल मीडिया पर हुए उस वीडियो के दौरान इल्जामात आयद किए हैं, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का ऐलान भी किया है। लेकिन आज उसने जो कुछ भी बताया उसका निशाना बिल्कुल सीधा साफ तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबका वजीर खजाना अब्दुल रहीम राथर थे। और अब्दुल रहीम राथर पर इल्जाम आयद करते हुए बताया कि
کہ عبد الرحیم راتھر جب جموں کشمیر کے وزیر خزانہ تھے تو نیشنل کانفرنس کی دوسری لیڈرشپ اور بیوروکریسی کے ساتھ مل کر عبد الرحیم راتھر نے جموں کشمیر کے اثاثوں کو لوٹا ہے اور بیرون ملک پراپرٹیز بنائی ہیں. اس نے دبئی میں پراپرٹی بنائی. یہ سندیپ ماوا بتا رہے ہیں اور سندیپ ماوا نے بتایا کہ اس میں ان کے بیٹے ہلال احمد راتھر جو آج کل پیپلز کانفرنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کا نام لے کے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ انہوں نے دبئی اور امریکہ میں تجارت بھی شروع کی, کمپنیز بھی بنائیں اور وہاں پہ بڑی بڑی کوٹھیاں بھی بنائی ہیں. اور یہ بھی انہوں نے الزام عائد کرتے ہوا کہ عبد الرحیم راتھر نے ریاستی سرکار کے پرزوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ سب کچھ بنایا ہے اور اس معاملے سے انہوں نے تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا. سندیپ ماوا ذرا سنتے ہیں کیا بتایا, اس کے بعد ہم عبد الرحیم راتھر کا بھی آپ کو سنائیں گے جواب انہوں نے دیا. جو شیخ فیملی کے بعد نمبر 2 3 پہ آتے ہیں ان کا نام ہے عبد الرحیم راتھر صاحب, جو فائنانس منسٹر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں تھے, جو کہ عمر صاحب کے ساتھ بھی فائنانس منسٹر تھے اور فاروق عبداللہ کے ٹائم تو کنٹینیوسلی ہی واز فائنانس منسٹر. کہ وہ کیسے ہمارا لوگوں کا جو ہندوستان پیسہ بھیجتا تھا کشمیریوں کے لیے, ان کی بہبودی کے لیے, ان کی ترقی کے لیے, اس کو کیسے گبن کر کے, کرپشن کر کے, کیسے اپنے گھر بنا کے بلیک منی, پراپرٹیز, ایسیٹس کیا کیا کرتے تھے, وہ آج اس کا چٹھا کھولوں گا. جو پہلی بات, ان کا جو رحیم راتھر جی ہے ان کا بیٹا ہے, اس کا نام ہے ہلال راتھر. ہلال راتھر ان کی بیوی کا نارتھ کیرولینا USA اپروک ڈرائیو میں پراپرٹی, بہت بڑا مکان اور پراپرٹیز ہیں. یہ US کی بات کر رہا ہوں. اب دبئی کی بات کرتا ہوں, ان کے اپارٹمنٹس کی بات کرتا ہوں. اپارٹمنٹ 3006 ایٹ شوبا ہارٹ لینڈ دبئی ایک. نمبر 2 اپارٹمنٹ 2515 ان دا نیم آف ہز ریلیٹو. یہ سب جو میں بتا رہا ہوں ریلائبل سورسز سے بتا رہا ہوں. ان دا نیم آف ہز ریلیٹو شوبا ہارٹ لینڈ دبئی. دوسرا یونٹ نمبر 3802 ایٹ میجسٹک ٹاور شارجہ UAE. دبئی بینک اکاؤنٹ نمبر 1053014913201. ان کی انویسٹمنٹس الاہلی پرائڈ ہوٹل اپارٹمنٹس شیخ زائد روڈ البشرہ اپوزٹ شارجہ DG میٹرو اسٹیشن نیئر مال آف دا ایمریٹس دبئی UAE. ان کی انویسٹمنٹ سعودی ٹریڈنگ اکویٹی فنڈ اینڈ مشرق الاسلامک, یہ دبئی. پورا انالیسس سمجھ آتا ہے جو مجھے ویل پلیس سورسز سے پتہ لگتا ہے. 2019 سے پہلے آرٹیکل 370 ہٹنے سے پہلے سندیپ ماوا نے پریس کانفرنس کی, خلاصہ کیا عبد الرحیم راتھر کا, ان کے فرزند ہلال احمد راتھر کا. عبد الرحیم راتھر نیشنل کانفرنس کے بڑے لیڈران میں شامل ہیں اور وزیر خزانہ بھی رہے. ہلال احمد راتھر پہلے تجارت کرتے تھے, پھر کافی وقت تک نئے وغیرہ کے معاملات میں رہے اور اس کے بعد انہوں نے پیپلز کانفرنس جوائن بھی کی اور ان کا نام لیتے ہوئے سندیپ ماوا نے یہ خلاصہ کیا. سندیپ ماوا نے پرسوں ہی میں نے بتایا جس طرح آپ کو کہ مرحوم شیخ محمد عبداللہ, عمر عبداللہ, فاروق عبداللہ اور ناصر اسلم وانی کی کردار کشی بھی کی تھی اور اس کو لے کے نیشنل کانفرنس نے عدالتی چارہ جوئی کرنے کا اعلان بھی کیا تھا. لیکن آج اسی مدعے کو لے کے عبد الرحیم راتھر نے بعد میں پریس کانفرنس کی. کیا بتایا نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر عبد الرحیم راتھر نے, ہم آپ کو سناتے ہیں, دکھاتے ہیں اس کا جواب کیا دیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری جو سیاسی زندگی ہے وہ 45 سال سے ہے. 45 سال ہوئے میں نے عملی سیاست میں قدم رکھا تھا. عملی سیاست میں اس دوران میں حال یہ ہے میرا کہ ابھی بھی یہاں پہ کشمیر میں میرے لیے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ایک مکان تھا مجھے گاؤں میں جہاں میں رہتا تھا, بادی پورا اس کا نام ہے. اس مکان کو 93-94 میں نامعلوم بندوق برداروں نے آگ لگا دی تھی, اس کو جلایا تھا 93-94 میں. آج لگ بھگ 29 سال ہو گئے. اس مکان کو میں ریکنسٹرکٹ کر رہا ہوں, 29 سال ہوئے. اس کے بعد 93 کے بعد میں 12 سال کیبنٹ منسٹر رہا.
मैं 4 साल लीडर ऑफ द अपोजिशन रहा, गोया 12 और 4 16 साल मैं कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर रहा, और 12 साल के 16 साल में उसकी रिकंस्ट्रक्शन, उस जले हुए मकान की रिकंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो सकी। और नतीजा ये है, मैं आज किराए के मकान पर रह रहा हूं, यहां पर श्रीनगर में एयरपोर्ट पर किराए पर ले लिया मकान, सरकार ने दे दिया और मैं किराया दे रहा हूं उसका। अब्दुल रहीम राथर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के राइट हैंड, और संदीप मावा का इल्ज़ाम प्रॉपर्टीज खरबों की है, अरबों की बात नहीं, दुबई में है, शारजा में है, अमेरिका में है, ये संदीप मावा का इल्ज़ाम। और जवाब में अब्दुल रहीम राथर का जवाब, मैं बादीपुरा का रहने वाला हूँ, घर मेरा मिलिटेंसी के दौरान जलाया गया, उसके बाद घर अभी तक रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सका हूँ और किराए के मकान में रहता हूँ, ये सब झूठ है। अब इस मामले पे नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या संदीप के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेगी, क्योंकि अब्दुल रहीम राथर पर इससे पहले भी असम्बली में, आपको याद होगा, मुजफ्फर हुसैन बेग ने एक बार इसी तरह के इल्ज़ाम आयद किए थे। तब मुजफ्फर हुसैन बेग पीडीपी की तरफ से वाइस चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और वजीर ख़जाना भी थे, तब उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था। तब फिर बाद में उस पर ज़्यादा कोई बहस नहीं हुई थी, लेकिन आज संदीप मावा ने जो इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने गवर्नर से नए इसकी तहकीकात करने की बात की। अब देखना होगा जवाब क्या मिलता है, और उसके साथ साथ क्या मामला अब अदालत में जाएगा, डिफेमेशन वगैरह हो जाएगी या नहीं। लेकिन आपको बताएं, पीडीपी डिफेमेशन वगैरह से बहुत दूर, जल्द से जुलूस करने में लगी हुई है। और आज पीडीपी शोपियां में कन्वेंशन करने जा रही थी, किया भी, लेकिन शोपियां में पीडीपी का बड़ा नाम, बड़ा चेहरा एजाज अहमद वच्ची नहीं अलाउ किए गए, और पीडीपी ने बताया कि उनके कन्वेंशन में एमएलए, सबका एमएलए वच्ची एजाज अहमद मीर को आने की इजाज़त नहीं दी गई। और उसके बाद यहाँ पे पार्टी के सीनियर लीडर यावर बांडे और डीडीसी मेंबर राजा वहीद और मुजफ्फर अहमद और यूथ जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ काउंसलरों और दूसरों ने शिरकत की। और यहाँ पार्टी पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को ज़मीनी सतह तक, निचली सतह तक पहुँचाएँ और आवाम की रसाई को यकीन बनाएं। पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। और यहाँ मैं पार्टी, इस कन्वेंशन के दौरान पार्टी के जो मंशूर है उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने पर जोर भी दिया गया। जरा सुनते हैं क्या बताया यहाँ पे पीडीपी लीडर ने। प्रोग्राम था हमारे जो वर्कर्स है पार्टी के मुख्तलिफ जो गाँव है हमारी स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के, आज हमने उनको यहाँ पर बुलाया था। तो मकसद यही है कि अपने जो वर्कर्स कार्डर जो हमारा है उनको एक मैसेज है पार्टी का, वो देना था, और इनको ग्रास रूट लेवल्स पे काम करने का हमने आज यहाँ हिदायत दी। पीडीपी कन्वेंशन और साबका एमएलए वच्ची एजाज अहमद को कन्वेंशन में इजाज़त नहीं, जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन बताएं, आपको देख रहे हैं आप जेके स्पेशल सनम के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। अभी और सियासत, अभी और मामलात और मुलाजमीन का मामला भी है, ये सब कुछ रहेगा इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं यासिर ककरू, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बारामुल्ला, तमाम सारिफीन बिजली से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना बकाया जात बिजली फीस 31 मार्च से पहले अदा करें। बसूरत दीगर बकायादारान का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जो बिजली सारिफीन अपना बिजली फीस एक वक्त अदा नहीं कर सकते हैं, वो हमारे पास आके इंस्टॉलमेंट्स में भी अपना बिजली फीस अदा कर सकते हैं। जो भी बिजली सारिफीन बिजली चोरी करते हैं, उनसे मुतबना गुजारिश की जाती है कि वो बाज आएं, ताकि हम माह रमज़ान में बिजली बगैर किसी खलल के फराहम कर सकते। चलिए, खैर मकदम आपका। ब्रेक के बाद तो सियासत हो ही गई, लेकिन अब एक अलमिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं चाडूरा की, और चाडूरा के ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर को
ताला लगाया गया। ब्रनवार चाडूरा के ताला लगाए गए इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ताला लगाने का कोई और वजह नहीं है। लगाने वाला मालिक ज़मीन है और मालिक ज़मीन को तब सरकार ने बताया था कि आप हमें ज़मीन दीजिए क्योंकि इसके आबाद की ज़मीन है, ये कोई घास चराई वगैरह नहीं है इसके बकौल, तो ये ज़मीन हमें दीजिए, इस पर हम अस्पताल बनाएंगे, आपको जॉब मिलेगा, आपको मुआवजा मिलेगा। वो सब कुछ नहीं मिला। इंतज़ार इसने बहुत किया और इंतज़ार करने के बाद जब अब कुछ नहीं हुआ तो तंग आया, बजंग आया और बजंग आमद के बराबर इसने अब मरीजों का आना ही बंद कर दिया, डॉक्टरों की छुट्टी कर दी, बता दिया कि जाओ ढूंढो अपना कोई ठिकाना। और इस बुजुर्ग ने बताया कोई आए और मुझे कुछ करके दिखाए, फिर मैं उसको बताऊंगा कि किसने माँ का दूध पिया है। और इस अस्पताल के साथ ही आपको ज़रा एक और अलमिया भी सुनाते हैं, ज़रा एसआरटीसी का पहलू भी दिखाते हैं हम आपको। एसआरटीसी की कहानी भी कश्मीर में वही है। एसआरटीसी नई गाड़ियां ला रही है, लेकिन इस एसआरटीसी के मुलाजमीन को क्या वाकई में तनख्वाह वक्त पे मिलती है? एसआरटीसी में कुछ इंप्रूवमेंट हुई है? शायद नहीं। ज़रा सुनते हैं और उसके बाद हम एक और पहलू पे चलेंगे जो हमारा बुनियादी मकसद आज का बनता है इस खबर का। वतन खैर मकदम गवर्नमेंटस करान कि तिमो वन बस या तिमो थे मतलब वतन आम लुकन खतर सहूलियत सह ठीक, मगर जनाब सफर करान पतमो 4-5 रेतों पे सैलरी मिलान कहें। पतमो 4-5 रेतों पे जनाब सफर करान, सैलरी पतमो 5 रेतों पे कहें। अस गई सैलरी मिलन ये जन नई मतलब अपना एसआरटीसी ऊंची दुकान फीका पकवान, गई गाड़ी लेकिन मुलाजिम को तनख्वाह नहीं। और इस मुलाजिम को फिर चोरी ना करे इस एसआरटीसी के उस इनकम में तो और क्या करे जब घर का चूल्हा नहीं जले, क्योंकि कहते हैं कि चोर सिर्फ चोरी मजबूरी के आलम में करता है, कोई चोर पैदा नहीं हुआ होता है। और यहाँ पे एसआरटीसी के मुलाजिम इस गाड़ी के टायर ना निकाल के बेचें, इसकी बैटरी ना बदल दें और सावकी सामान ना बदलें, तो क्यों ना बदले? ये सवाल ज़रा उन इंतज़ामिया से एसआरटीसी की से जो गाड़ी तो नई ले आई लेकिन मुलाजिम को तनख्वाह नहीं दे पाई। और अब ज़रा दूसरा पहलू आपको श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का दिखाते हैं जहां मुजाहरे होते ही रहते हैं। और ये तस्वीर है आज की, ये वो तस्वीर हैं जो बयान करती हैं सरकार की कथनी और करनी में। ये तजारती मरकज़ लाल चौक की तरफ भी मार्च करने की बात कर रहे थे, ये सरकार तक पहुँचने की बात भी कर रहे थे। और ये वही लोग हैं जिन्हें सरकार खाते में डेलीवेजर और आर्जी डेलीवेजर कहा जाता है, या आर्जी मुलाजम, माफ कीजिएगा आर्जी मुलाजमीन कहा जाता है। इनके मुतालबात कुछ नए नहीं हैं। और आज सुबह जब मैं भी घर से बाहर निकला तो पहली नज़र डेलीवेजर के मुजाहरे पर ही पड़ी। उनका मुतालबा वही पुराना था कि हमें मुस्तकिल करो और मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए। अब ज़रा एक मिसाल आपको बताते चले, मिनिमम वेज एक्ट की मिसाल बताएं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो डेलीवेजर श्रीनगर में काम करता है उसको माहाना 8,000 रुपए का मुशायरा मिलता है, लेकिन श्रीनगर के हवाई अड्डे पर अगर यही एसएमसी का मुलाजिम ड्यूटी देता है तो श्रीनगर का हवाई अड्डे के ओहदेदार उसको 18,000 रुपए माहाना की तनख्वाह देते हैं। तो तफावत क्यों? सबसे पहला सवाल यही, सिर्फ 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद 18,000 की सैलरी। अब यूटी बनी है, अब मिनिमम वेज एक्ट वही होना चाहिए, एक प्रधान, एक देश, एक झंडा, एक सब कुछ। तो फिर ये तफावत क्यों? और उसके बाद प्रेस कॉलोनी और श्रीनगर जहाँ पे भी मुजाहरे होते रहते हैं, हम ये नहीं बताते हैं कि ये मुजाहरे करने वालों में से कुछ के मामलात में धांधली हुई हो, हम ये भी नहीं बताते हैं कि तब हमारी सियासी क़यादत ने इनके एम्प्लॉयमेंट में गपला ना किया हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी कुछ नहीं बदला है। ये अगर डेली वेजर्स हैं तो ये देखना सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देखे सही क्या है और गलत क्या है। सरकार ने पिछले दिनों बताया था कि इन 60,000 में जो कायदे और कानून के साथ लगाए गए उनको उजरतें, उनके मामलात को देखा गया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं देखा गया है। क्यों? इनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं हैं, इनका घर कैसे चलेगा? अब सरकार की भी जरा सुनिए। सरकार इनको अक्सर लॉलीपॉप दिखाती रहती है। कभी सरकार कहती है कि आज डेलीवेजर्स की मीटिंग कर रहे हैं, कभी कहती है कि कल लिस्ट चेक हो रहा है, कभी कहती है कि परसों जांच पड़ताल होगी। आखिर कब तक और आखिर कब तक इनको तड़पाया जाएगा? सियासी मजबूरियां सरकार की अपनी जगह पे, हम इस बात को भी मानते हैं कि यहाँ के हालात से आम आदमी मुतासिर हुआ है, लेकिन खुदारा कोई बताए तो सही कि इन लोगों की उम्मीदों का खून क्यों किया जा रहा है। अगर सरकार एक ही बार बता ही देती कि होगा
या नहीं होगा। और अगर यह सरकार यही बता दे कि इंतजार करना पड़ेगा तो फिर शायद वही सोचा जा सकता, लेकिन सरकार भी लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देते हुए इनके साथ मीटिंगें करती है, इनके मुजाहरे रोकती है, लेकिन कोई ऐसा फैसला नहीं करती। और सरकार से पूछा जा सकता है कि मिनिमम वेज एक्ट क्यों लागू नहीं होता है। मुस्तकिली की बात है तो मुस्तकिली अपनी जगह पे, लेकिन मिनिमम वेज एक्ट क्यों नहीं। लेकिन आपको नाज़रीन चलते चलते जरा एक और पहलू भी दिखाएं, और ये दिखाएं शंगरीपोरा रोड पुलवामा का, और शंगरीपोरा रोड का हाल अहवाल हमारे डेस्क से आपको दिखाएंगे ये तस्वीर। और इन तस्वीर में मुजाहरा हो रहा था पुलवामा की सड़क की, और वहाँ के इलाके में दिल्ली जो नेटवर्क है, नेटवर्क कमज़ोर है, और ये नेटवर्क शायद पूरी कश्मीर का कमज़ोर है। अब कहीं पे सड़कों का नेटवर्क कमज़ोर है, कहीं बिजली पानी का नेटवर्क कमज़ोर है, और कहीं सरकार का नेटवर्क कमज़ोर है, कहीं सरकार भी नहीं पहुंच पाती है। तो फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से अभी बस इतना ही, उम्मीद के साथ कि रिपोर्ट मीडिया में रिपोर्ट आई है जम्मू कश्मीर में कैंसर के माफ़ कीजिएगा एड्स की तादाद जो है 5000 से ज़ायद है। ये आखिर क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल श्रीनगर से दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।